दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सरला है। मेरी उम्र 45 साल थी और मैं पिछले 2 साल से चल नहीं सकती थी। मेरे सामने मेरी कुर्सी पर मेरे पति दीपक की एक तस्वीर रखी हुई थी और मैं उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर में दीपक वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें किया करता था। उसकी तस्वीर को देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे बार बार अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। वो दिन जब मैं अपने पैरों पर चल सकती थी, अपने काम के लिए खुद कहीं भी जा सकती थी, अपनी कंपनी का पूरा काम खुद संभालती थी और मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठी रहती थी और घर के अंदर भी किसी काम के लिए दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती थी। कभी कभी मैं अपनी इन हालत को देखकर खुद से ही सवाल करती थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी यहाँ तक कैसे पहुँच गई। लेकिन फिर मेरी नज़र दीपक की तस्वीर पर जाती और मुझे अपने वो दिन याद आने लगते जब पहली बार मेरी मुलाकात उससे हुई थी। उन दिनों मैं बिल्कुल अलग थी। मेरे अंदर काम करने का जोश था और अपने पिता के बिजनेस को लेकर मैं हमेशा बहुत गंभीर रहती थी। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे पिता का पूरा बिजनेस मेरे जिम्मे आ गया था। मेरे पिता का फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा कारोबार था। उन्होंने इस कारोबार को अपने दम पर खड़ा किया था। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके पास न बहुत ज़्यादा पैसा था और ना ही कोई बड़ी कंपनी थी। उन्होंने छोटे स्तर पर किसानों से अनाज और दालें खरीदकर उनका काम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अच्छे किसानों से संपर्क बनाया, लोगों का भरोसा जीता और अपने काम को आगे बढ़ाते चले गए। कई सालों तक उन्होंने दिन रात मेहनत की थी। कभी सुबह जल्दी घर से निकल जाते तो कभी रात को देर से वापस आते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि घर में हम उनका इंतज़ार करते रहते और वो किसी किसान के साथ या किसी ग्राहक के साथ मीटिंग में फंसे होते थे। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की थी। उनका मानना था कि अगर काम ईमानदारी से किया जाए और सामने वाले के साथ सही व्यवहार रखा जाए तो कारोबार धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाता है। उनकी कंपनी में किसानों से अलग अलग तरह की अच्छी क्वालिटी की दालें, अनाज, मसाले और खाने पीने की दूसरी चीज़ें खरीदी जाती थी। इसके बाद उन्हें हमारी प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता था। वहाँ उनकी सफाई होती थी, उनकी क्वालिटी देखी जाती, फिर उन्हें मशीनों की मदद से प्रोसेस किया जाता था और अच्छे पैकेट में पैक करके शहर की बड़ी दुकानों, सुपरमार्केट और दूसरे शहरों में भेजा जाता था। कंपनी में कई कर्मचारी काम करते थे। किसी की जिम्मेदारी मशीन देखने की थी, किसी की पैकिंग की, तो किसी की अकाउंट देखने की और कुछ लोग किसानों और ग्राहकों से बात करते थे। लेकिन पिताजी हर चीज़ पर खुद अपनी नज़र रखते थे। उन्हें किसी भी काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि हमारी कंपनी में आने वाला हर सामान हमारी पहचान है। अगर एक बार ग्राहक को ख़राब सामान मिल गया तो वो दोबारा हम पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते थे। उनके इसी तरीके की वजह से कंपनी का नाम धीरे धीरे कई शहरों में जाना जाने लगा था। और फिर एक दिन अचानक मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आया जब मेरे माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए वो समय बहुत मुश्किल था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। घर में उनके बिना सब कुछ खाली खाली लगता था और दूसरी तरफ कंपनी का इतना बड़ा काम मेरे सामने खड़ा था। शुरू में मैंने सोचा था कि शायद मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी अकेले इतने बड़े कारोबार को नहीं संभाला था। लेकिन जब भी मैं हार मानने के बारे में सोचती, मुझे अपने पिता की बातें याद आती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने उनका कारोबार छोड़ दिया तो उनकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। बस यही सोचकर मैंने खुद को संभाला और कंपनी में जाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों तक मुझे हर काम मुश्किल लगता था। मैनेजर मेरे सामने फाइलें लेकर आते थे, अकाउंटेंट पैसों का हिसाब बताता था, किसान अपनी परेशानियां लेकर आते थे और ग्राहक अपने ऑर्डर्स के बारे में पूछते थे और मुझे हर चीज़ का फैसला करना पड़ता था। कई बार मैं ऑफिस में बैठकर घंटों पुराने कागज़ देखती रहती थी और समझने की कोशिश करती थी कि पिताजी किस तरह से काम किया करते थे। मैंने उनके पुराने रिकॉर्ड पढ़े, उनके पुराने ग्राहकों से बात की, किसानों से संपर्क किया और कंपनी के कर्मचारियों से भी एक एक काम समझना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे हर वो चीज़ समझ आने लगी। मैं खुद किसानों से बात करने लगी, उनकी फसल की क्वालिटी के बारे में पूछती, उनसे दाम तय करती।
ग्राहकों के ऑर्डर देखती और कंपनी में होने वाले खर्चों का हिसाब किताब भी देखने लगी। शुरुआत में कुछ लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक औरत अकेले इतने बड़े कारोबार को नहीं संभाल पाएगी। लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस अपना काम करती रही और धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि मैं अपने पिता की तरह ही इस काम को गंभीरता से लेती हूँ। कुछ सालों में कंपनी का काम और बढ़ गया। हमने दूसरे शहरों में भी अपना सामान भेजना शुरू कर दिया। नए ग्राहक हमारे साथ जुड़ने लगे और हमारी प्रोसेसिंग यूनिट में भी काम बढ़ गया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब कोई पुराना ग्राहक मुझसे कहता था कि तुम्हारे पिताजी ने जो भरोसा बनाया था, तुमने उसे और मजबूत कर दिया। तब मुझे लगता था कि मैंने अपने माता पिता की मेहनत को सच में संभाल लिया है। इसी दौरान मेरी अपनी भी एक पहचान बनने लगी। लोग मुझे सिर्फ मेरे पिता की बेटी के नाम से नहीं, बल्कि सरला के नाम से जानने लगे थे। मैं कंपनी की असली मालकिन थी, लेकिन मैंने कभी अपने कर्मचारियों को अपने से छोटा नहीं समझा था। मैं हमेशा उनसे अच्छे से बात करती थी और जो मेहनत करता था उसकी तारीफ भी करती थी। शायद इसी वजह से कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारी मेरे साथ बहुत ईमानदारी से काम करते थे। उन्हीं कर्मचारियों में एक दीपक भी था। दीपक हमारी कंपनी में कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, बल्कि वो एक साधारण कर्मचारी था। वो रोज़ समय पर काम पर आता था। जो काम उसे दिया जाता, वो उसे बिना शिकायत के पूरा करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कभी किसी के सामने अपनी परेशानी नहीं रखता था। शुरू में मेरी उससे सिर्फ काम को लेकर ही बात होती थी। कभी किसी फाइल के बारे में पूछती, तो कभी किसी सामान की डिलीवरी के बारे में। लेकिन धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया कि वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। कंपनी में कई लोग अपना काम पूरा करके जल्दी घर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन दीपक जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेता था, तब तक वहीं रहता था। अगर किसी दूसरे कर्मचारी का काम बचा होता, तो वो उसकी भी मदद कर देता था। एक दिन मैंने उसे ऑफिस के बाहर अकेले बैठे देखा, तो मैंने उससे पूछ लिया कि दीपक, आज घर नहीं जाना है? उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैडम, बस थोड़ा काम बाकी है, वो ही पूरा करके चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम रोज सबसे आखिर में ही क्यों जाते हो? बाकी लोग तो कब के जा चुके हैं। उसने कहा, मैडम, काम है तो करना ही पड़ेगा। मैंने उससे मजाक में कहा, तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं होती है क्या? उसने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, घर पर मेरा इंतजार करने वाला वैसे भी कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मुझे पहली बार लगा कि शायद इस आदमी के पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद हमारी दोबारा बात हुई और उस दिन उसने मुझे अपने बारे में बताया। उसने कहा कि उसके परिवार में अब कोई नहीं था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले कैंसर की बीमारी से गुजर गई थी। उस समय उनकी एक बेटी बहुत छोटी थी। पत्नी के जाने के बाद उसने अकेले ही अपनी बेटी को संभाला था। उसकी बेटी अब 15 साल की थी और वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने बताया कि पत्नी के जाने के बाद उसने दोबारा कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी थी। वो चाहता था कि उसकी बेटी की पढ़ाई अच्छे से हो और उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी न रहे। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं भी अपने माता पिता को खो चुकी थी और शायद इसी वजह से उसकी तकलीफ़ मुझे बाकी लोगों से ज़्यादा समझ आती थी। उसके बाद हमारी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले हम सिर्फ कंपनी के काम की बात करते थे, फिर कभी कभी घर परिवार की बात भी होने लगी। दीपक हमेशा बहुत सम्मान से बात करता था। उसने कभी मेरी दौलत या मेरे पद को देखकर मुझसे करीब आने की कोशिश नहीं की, और यही बात मुझे उसके अंदर सबसे अच्छी लगती थी। मैं कंपनी की मालकिन थी और वो वहाँ का एक साधारण कर्मचारी, लेकिन उसने कभी इस फर्क को हमारी बातचीत के बीच नहीं आने दिया। कई बार मैं कंपनी का पूरा राउंड लगाती, तो वो अपने काम में लगा हुआ दिखाई देता। मैं उससे पूछती कि सब ठीक चल रहा है, तो वो कहता कि हाँ मैडम, सब ठीक है, और फिर वो अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे मुझे उसकी सच्चाई और उसकी जिम्मेदारी पसंद आने लगी थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि कब उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी और कब मुझे उसकी चिंता होने लगी। एक दिन वो कंपनी नहीं आया, तो मैंने बिना सोचे उसके बारे में पूछ लिया। जब पता चला कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी और वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है, तो मुझे उसकी चिंता हुई। मैंने उससे शाम को फ़ोन करके पूछा कि बेटी अब कैसी है। उसने कहा कि अब ठीक है मैडम, बस थोड़ी कमज़ोरी थी। मैंने कहा, अगर कोई ज़रूरत हो तो बताना। उसने सिर्फ इतना कहा कि धन्यवाद मैडम, और फ़ोन रख दिया। लेकिन उसके बाद मैं कुछ देर तक उसकी बेटी के बारे में सोचती रही। शायद यही वो समय था जब मेरे दिल में उसके लिए एक अलग जगह बननी शुरू हो गई थी। कुछ समय के बाद मैंने उससे साफ तौर पर उसके परिवार के बारे में पूछा और उसने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में बताया। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए आज भी सम्मान था और अपनी बेटी के लिए बहुत प्यार था।
उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि यह आदमी बहुत कुछ सहकर भी अपने आप को संभाल कर चल रहा है और शायद यही बात मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। मैं जानती थी कि हमारे बीच बहुत फर्क था। मेरी उम्र उससे ज़्यादा थी, मैं कंपनी की मालिक थी और वो मेरा कर्मचारी था, लेकिन दिल हमेशा हिसाब लगाकर फैसला नहीं करता। मैं कई दिनों तक खुद से यही सवाल करती रही कि क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मुझे उसके बारे में इतना सोचना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगता कि इसमें गलत क्या है, वो एक अच्छा इंसान था और मुझे उसकी सादगी बहुत पसंद थी। धीरे धीरे मेरी उससे बातचीत इतनी बढ़ गई कि कंपनी के काम के अलावा भी हम एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दिन मैंने उससे कहा, दीपक, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उसने कहा, नहीं मैडम, आप कहिए। मैंने कहा, तुम मुझे मैडम कहना बंद कर दो। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोला, तो क्या कहूँ? मैंने कहा कि जो तुम्हें ठीक लगे। उस दिन के बाद हमारे बीच का रिश्ता थोड़ा बदल गया था। अब हमारी बातचीत में पहले जैसी दूरी नहीं रही थी। दीपक भी शायद समझने लगा था कि मैं उसे सिर्फ एक कर्मचारी की नज़र से नहीं देखती थी। कुछ समय के बाद मैंने उससे शादी के बारे में बात की तो पहले तो वो बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, सरला जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कहा, मैं वही कह रही हूँ जो मेरे दिल में है। लेकिन उसने तुरंत हाँ नहीं की। उसने कहा कि आपकी ज़िंदगी बहुत अलग है और मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है। आपके पास इतना बड़ा कारोबार है और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है, तुम्हारा अपनी बेटी के लिए जिम्मेदार होना पसंद है और तुम्हारा ईमानदार होना पसंद है। बहुत सोचने समझने के बाद उसने मेरी बात मान ली और फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद दीपक अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आ गया। मैंने उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह अपनाने की पूरी कोशिश की। मैं चाहती थी कि उसे कभी ऐसा महसूस न हो कि उसकी माँ नहीं है। मैं उसके लिए कपड़े लाती, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती, उसके खाने का ध्यान रखती और अगर वो किसी चीज़ की ज़रूरत बताती तो मैं बिना किसी सवाल जवाब के उसकी मदद करती। लेकिन उसकी तरफ से मुझे कभी वैसा अपनापन नहीं मिला। वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। अगर मैं उससे कुछ पूछती तो बस छोटा सा जवाब देती और फिर अपने कमरे में चली जाती। कई बार मैं उसके पास बैठकर उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो अपने फ़ोन में लगी रहती या किसी न किसी बहाने से वहाँ से उठ जाती। मुझे उसके व्यवहार से दुख तो होता था, लेकिन मैं खुद को समझाती थी कि उसने अपनी माँ को खोया है और शायद उसके लिए किसी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करना आसान नहीं है। इसलिए मैंने कभी उसे डांटा नहीं, कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। मैं बस यही चाहती रही कि वक्त के साथ उसका दिल बदल जाएगा और वो मुझे समझने लगेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आने वाले समय में मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जहाँ मेरे पैरों के साथ साथ मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाने वाली थी। और जिस इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझकर अपने पास रखा था, उसी के साथ जुड़ी कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आने वाली थी जिन्हें जानने के बाद मेरे लिए अपने पुराने दिनों को याद करना भी आसान नहीं रहने वाला था। तब मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मैं दीपक से प्यार करती हूँ और उसके परिवार को अपना परिवार मान चुकी हूँ। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी यही सोच आगे चलकर मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। और धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा था, लेकिन काव्या ने कभी भी मुझे अपनी माँ नहीं समझा था। मैंने उसे अपनी बेटी मानकर प्यार देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं चाहती थी कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी में माँ की कमी रही थी, उसी तरह काव्या को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। इसलिए मैं उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थी, उसकी पसंद की चीज़ें बाजार से लाती थी, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बारे में पूछती थी, उसके स्कूल और कॉलेज की ज़रूरतों के लिए पैसे देती थी और जब भी वो बीमार पड़ती थी तो रात रात भर उसके पास बैठी रहती थी, उसके सर पर हाथ रखती थी, उसके लिए दवा और खाना लेकर आती थी और जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती थी तब तक मैं उसके पास से हटती नहीं थी। लेकिन उसके दिल में अपनी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता था और मैं इस बात को अच्छी तरह समझती थी। इसलिए मैंने कभी उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपी थी। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे माँ क्यों नहीं मानती हो या तुम मेरे साथ अपनी माँ जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती हो। मैं बस चुपचाप उसके लिए अपना फ़र्ज़ निभाती रही थी। मैं चाहती थी कि एक दिन जब वो बड़ी हो जाए और ज़िंदगी को सोचने समझने लगे तो उसे खुद महसूस हो कि मैंने कभी उसकी जगह किसी और को नहीं समझा था। मैंने हमेशा उसे अपने परिवार का हिस्सा माना था और शायद यही वजह थी कि उसकी हर बेरुखी को भी मैं चुपचाप सह लेती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था
कि मैं उसके लिए कोई नई ड्रेस लेकर आती और बहुत खुशी से उसके कमरे में जाती और कहती कि काव्या देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। लेकिन वो बस एक नज़र उस कपड़े को देखती और कहती कि ठीक है, फिर उसे रख देती थी। मुझे उम्मीद होती थी कि वो खुश होकर मेरे गले लग जाएगी या कम से कम मुझे धन्यवाद कहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर भी मैं उसके चेहरे पर नाराज़गी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराकर कहती थी, अगर पसंद नहीं है तो बदल देंगे। और वो बिना मेरी तरफ देखे कह देती थी कि नहीं ठीक है, मैं पहन लूँगी। उसकी ऐसी बातें मुझे अंदर से दुख ज़रूर देती थी, लेकिन मैं खुद को यही समझाती थी कि शायद उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को बहुत जल्दी खो दिया था और मैं जानती थी कि माँ की कमी कोई दूसरा इंसान पूरी तरह से कभी भी पूरा नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ दीपक मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। ऑफिस से घर आने के बाद सबसे पहले मेरे पास आकर पूछते थे कि आज मेरा दिन कैसा रहा था। अगर मैं काम की वजह से परेशान होती थी तो मुझे समझाते थे कि तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ अकेले संभाला है, अब हर बात का बोझ अपने सर पर मत लिया करो। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती थी और कहती थी कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कंपनी कैसे चलेगी। तब वो हंसकर कहते थे कि कंपनी तुम्हारे बिना एक दिन में बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी तो मुझे बहुत परेशानी होगी। उनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि ज़िंदगी ने मुझे बहुत देर से ही सही, लेकिन एक ऐसा इंसान दिया है जो सच में मेरी परवाह करता है। मुझे याद है शादी के कुछ समय के बाद एक दिन मैं बहुत थक गई थी। उस दिन कंपनी में लगातार मीटिंग्स चलती रही थी और शाम तक मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। जब मैं घर पहुंची तो दीपक ने मेरे चेहरे को देखते ही समझ लिया कि मैं ठीक नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस मुझे कमरे में ले गए, पानी दिया और कहा कि आज तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। उस दिन मैं बहुत देर तक उन्हें देखती रही थी। मुझे उस वक्त महसूस हुआ था कि ज़िंदगी में पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन किसी अपने का साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे पास करोड़ों का बिजनेस था, अपनी मेहनत से बनाई हुई करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, शहर में मेरी अच्छी पहचान थी, लेकिन दीपक के साथ बैठकर दो बातें करना मुझे कई बार उन सारी चीज़ों से ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे खुद पर बहुत गर्व होता था कि मैंने उन्हें उनकी हालत देखकर नहीं, बल्कि उनके स्वभाव को देखकर चुना था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरी कंपनी में एक छोटे कर्मचारी थे या मेरे पास उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा था। मेरे लिए वो मेरे पति थे और यही मेरे लिए काफ़ी था। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि दीपक मेरे साथ थे और उनसे शादी करने का मेरा फैसला मुझे बिल्कुल सही लगता था। मुझे लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने लिए कोई फ़ैसला लिया है और ये फ़ैसला भी बिल्कुल सही निकला। मेरा बिज़नेस दिन पर दिन बढ़ रहा था, मेरा परिवार मेरे साथ था और मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं सुबह जल्दी उठती थी, घर का काम देखती थी, फिर तैयार होकर ऑफ़िस चली जाती थी। वहाँ पहुँचते ही मेरे सामने काम की लंबी लिस्ट होती थी। किसी किसान से बात करनी होती थी, किसी सप्लायर का माल देखना होता, किसी ग्राहक का ऑर्डर पूरा करवाना होता। कभी कर्मचारियों की मीटिंग होती तो कभी नए शहर में सामान भेजने को लेकर बातचीत करनी पड़ती। मैं हर काम को खुद देखना पसंद करती थी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं था, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी और मैंने ठान लिया था कि इसे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। दीपक भी धीरे धीरे मेरे बिजनेस के काम को समझने लगे थे। हालांकि कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी अब भी मेरे पास ही थी, लेकिन जब कभी मैं किसी काम से बाहर होती तो वो ऑफिस जाकर कर्मचारियों से ज़रूरी काम की जानकारी ले लेते थे। अगर किसी ग्राहक का फ़ोन आता तो उसकी बात भी सुन लेते थे और अगर कोई छोटी परेशानी होती तो उसे मेरे आने तक संभाल लेते थे। इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो गया था। मैं उनके इस सहयोग से बहुत खुश रहती थी। कई बार तो मैं उनसे कहती भी थी कि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। तो वो कहते थे कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उनकी ये बात सुनकर मैं हंस देती थी। काव्या भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी और वो अपने भविष्य को लेकर सोचने लगी थी। लेकिन मेरे साथ उसके व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वो ज़रूरत पड़ने पर मुझसे बात कर लेती थी, लेकिन अपने मन की बातें कभी मेरे साथ नहीं करती थी। अगर उसे कोई परेशानी होती तो वो दीपक से बात करती थी। अगर उसे कहीं जाना होता तो भी पहले अपने पिता से पूछती थी। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होती तो वो भी अपने पिता से कहती थी। मैं कभी कभी ये सब देखकर चुप हो जाती थी, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा था। मैं जानती थी कि दीपक ही उसका अपना पिता था और वो बचपन से उसी के साथ रही थी, इसलिए उसका अपने पिता के साथ ज़्यादा जुड़ाव होना गलत नहीं था।
मैं तो बस यही चाहती थी कि वो मेरे साथ भी धीरे धीरे घुलने मिलने लगे। कभी कभी मैं उसके कमरे में जाकर उसके पास बैठती और उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती, तो वो छोटे छोटे जवाब देती और फिर अपने काम में लग जाती। मैं भी कुछ देर बैठकर वापस आ जाती थी। मैंने कभी उससे ज़बरदस्ती अपने पास बैठाकर बात करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि मैं उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रही हूँ। मुझे लगता था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हादसा आने वाला है जो सिर्फ मेरे और काव्या के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार को बदलने वाला था। धीरे धीरे करके दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। इस दौरान मेरा बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा था। हमारी कंपनी का सामान अब सिर्फ हमारे शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे शहरों में भी भेजा जाने लगा। नए ग्राहक हमसे जुड़ रहे थे, पुराने ग्राहक हमारे साथ बने हुए थे और हमारी कंपनी की पहचान पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही थी। जब भी मुझे अपने बिजनेस की तरक्की दिखाई देती, तो मुझे अपने पिता की याद आ जाती थी। मैं कई बार उनके कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने बैठती थी और उनसे बातें करती थी। मैं कहती थी कि देखिए पिताजी, मैंने आपका कारोबार अभी तक संभाल कर रखा है। मैंने इसे कभी ख़त्म नहीं होने दिया और मैं इसे आगे भी ऐसे ही बढ़ाती रहूंगी। मुझे पता था कि तस्वीर में बैठे मेरे पिता मुझे जवाब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उनसे बात करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं ना कहीं मेरे पास ही हैं और मेरी मेहनत देख रहे हैं। दीपक जब मुझे इस तरह अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठे देखते, तो वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ जाते थे और कहते थे कि तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत गर्व होता अगर वो आज तुम्हें इस तरह देख पाते। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे और मैं कहती थी कि मैंने बस उनकी मेहनत को संभालने की कोशिश की है। दीपक कहते थे कि नहीं, तुमने सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि उसे और बड़ा किया है। तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। उनकी ये बातें मेरे दिल को छू जाती थी और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अब सच में सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन सुबह मैं रोज़ की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक मेरे पैर में हल्का सा दर्द हुआ। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई, लेकिन फिर सोचा कि शायद ज़्यादा काम करने की वजह से पैर में दर्द हो गया होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन मैं ऑफिस चली गई और पूरा दिन काम करती रही, लेकिन अगले दिन दर्द थोड़ा ज़्यादा था। मैंने दीपक को बताया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर को दिखा दो। मैंने कहा कि छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होने लगी थी। लंबे समय तक खड़े रहने में भी दिक्कत होती थी और कई बार ऑफिस में चलते चलते मुझे कुर्सी पकड़नी पड़ती थी। दीपक बार बार मुझे आराम करने के लिए कहते थे, लेकिन मैं अपने काम को लेकर इतनी परेशान रहती थी कि आराम करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी कि अभी कंपनी में बहुत काम है, अगर मैं घर बैठ गई तो सब कुछ कैसे संभलेगा। दीपक कहते थे कि तुम्हारे पास इतने कर्मचारी हैं और मैं भी हूँ, तुम हर चीज़ खुद क्यों करती हो। लेकिन मैं हमेशा यही कहती थी कि जब तक मैं खुद नहीं देखूंगी, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक दिन ऑफिस में चलते समय मेरा पैर अचानक जवाब दे गया और मैं गिरते गिरते बची। वहां मौजूद कर्मचारियों ने मुझे संभाला और दीपक को तुरंत खबर की गई। वो दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझे देखकर बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने उस दिन पहली बार उनकी बात को गंभीरता से लिया और अस्पताल गई। वहां डॉक्टरों ने कुछ जांच करवाने के लिए कहा। जांच हुई और डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी, लेकिन मेरी परेशानी कम नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे चलना और मुश्किल होता गया। मैं अपने पैरों पर ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। कुछ समय के बाद हालत ऐसी हो गई कि मुझे चलने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाई। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, मुझे दवाइयाँ दी गईं और आराम करने को कहा गया, लेकिन मेरी हालत पहले जैसी नहीं हुई। धीरे धीरे मुझे अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर बिताना पड़ने लगा। जो सरला हर सुबह खुद उठती थी, खुद तैयार होती थी, अपनी कार में बैठकर ऑफिस जाती थी, कर्मचारियों से मिलती थी, वही सरला अब अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए भी किसी की मदद लेने लगी थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा झटका था। मैं कई रात तक चुपचाप छत को देखती रहती थी और सोचती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार संभाल सकती थी, लेकिन अपने शरीर को क्यों नहीं संभाल पा रही थी। मुझे अपने पैरों पर गुस्सा आता था, अपनी किस्मत पर गुस्सा आता था, लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का था कि अब मैं अपनी कंपनी का क्या करूँगी।
तब दीपक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी कंपनी को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती थी। उन्होंने घर में मेरे लिए ज़रूरी चीज़ें रखवा दी। मेरे कमरे में ही लैपटॉप और कंपनी की फाइलें आने लगी। कर्मचारी मुझसे फ़ोन पर बात करते थे और मैं वहीं बैठकर काम संभालने लगी थी। दीपक भी मेरी मदद करते थे। अगर किसी कर्मचारी को कोई ज़रूरी जानकारी चाहिए होती तो वो मुझसे पूछकर उसे बता देते थे और मुझे लगता था कि अगर वो मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस मुश्किल समय को संभाल ही नहीं पाती। काव्य भी घर में थी, लेकिन उसका व्यवहार मेरे साथ अब भी वैसा ही था। वो मेरी हालत देखकर कभी कभी मेरे कमरे में आ जाती थी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करे, लेकिन मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालती थी। मुझे लगता था कि शायद उसे भी मेरी हालत देखकर दुख होता होगा, लेकिन वो अपने तरीके से उसे दिखाती नहीं है। मैं हर दिन यही सोचकर खुद को मजबूत करती कि एक दिन मैं फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर से ऑफिस जाऊंगी। लेकिन दिन गुजरते गए और मेरी हालत में ज़्यादा सुधार नहीं आया। 2 साल कब बीत गए मुझे खुद पता नहीं चला और मैं पूरी तरह चलने में असमर्थ हो गई थी। उस समय भी दीपक मेरे साथ थे और मैं उनके ऊपर पूरा भरोसा करती थी। मुझे लगता था कि मेरे पास भले ही अपने पैरों की ताकत नहीं रही, लेकिन मेरा पति मेरा हाथ पकड़ने के लिए मेरे साथ है। मैं ये सोचकर खुद को संभालती थी कि जिंदगी ने मेरे शरीर से बहुत कुछ छीना है, लेकिन मेरे पास मेरा परिवार तो है और शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि असली परेशानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। एक रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मेरे सामने मेरे पिताजी की तस्वीर रखी थी और उसके पास मेरी और दीपक की शादी की तस्वीर रखी थी। मैं दोनों तस्वीरों को देख रही थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। मुझे याद आ रहा था कि किस तरह मैं अपने पैरों पर चलती थी, किस तरह ऑफिस में पूरे दिन काम करती थी और किस तरह दीपक मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं तस्वीर में दीपक की मुस्कुराती हुई शक्ल देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शायद मुझे अब इसी हालत में भी खुश रहना सीख लेना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, उसी भरोसे की एक दिन ऐसी परीक्षा होने वाली है जिसमें मुझे अपने ही रिश्तों को नए तरीके से देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी कमजोरी सिर्फ मेरे शरीर तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि कुछ लोग मेरी इसी कमजोरी को देखकर अपनी सोच बदलने वाले थे। और मुझे अभी ये समझना बाकी था कि मेरे मुश्किल समय में मेरे अपने लोग सच में मेरे साथ खड़े हैं या फिर मेरी मजबूरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। उस रात मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरे घर के अंदर ही कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल देंगी। और जिस परिवार को मैं अपनी सबसे बड़ी खुशी समझती थी, वही परिवार एक दिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। मैंने दीपक से कहा था कि मुझे एक बार ऑफिस लेकर चलो, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन घर पर पड़े रहने का नहीं था। मैं अपनी कंपनी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी और ये भी देखना चाहती थी कि इतने दिनों से मेरे बिना ऑफिस का काम ठीक से चल रहा है या नहीं। दीपक ने मुझे ज़्यादा मना नहीं किया और मुझे अपनी गाड़ी से ऑफिस लेकर चले गए। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने मुझे धीरे से अंदर बैठाया और मैं वहां से कर्मचारियों का काम देखने लगी थी। मैं काफ़ी समय के बाद ऑफिस आई थी, इसीलिए सभी कर्मचारी मुझे देखकर खुश हो गए थे। कुछ लोग मेरे पास आकर मेरी तबीयत पूछने लगे और मैं भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। मैं चाहती थी कि किसी को ये महसूस न हो कि मैं अंदर से कितनी परेशान हूँ। मैं अब पहले की तरह चल नहीं सकती थी, लेकिन मेरा हौसला अभी भी वैसा ही था। मैं अपनी कंपनी को कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं एक एक काम की जानकारी ले रही थी। दीपक भी मेरे साथ थे और वो लगातार मेरा ध्यान रख रहे थे। कभी पानी देते, कभी पूछते कि कहीं थक तो नहीं गई हो, लेकिन मैं बार बार यही कहती कि मैं ठीक हूँ, तुम काम देखो और मुझे भी अपना काम करने दो। हम दोनों धीरे धीरे करके फैक्ट्री के अंदर वाले हिस्से की तरफ गए, जहाँ रोज की तरह मशीनें चल रही थी, कर्मचारी अपना काम कर रहे थे और चारों तरफ काम की आवाज़ें आ रही थी। मैं एक जगह बैठकर कर्मचारियों से कुछ ज़रूरी बातें कर ही रही थी, तभी अचानक ऊपर की तरफ से बहुत तेज़ आवाज़ आई। हम दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा और उससे पहले कि हमें कुछ समझ आता, वहां रखा हुआ एक भारी हिस्सा अपनी जगह से खिसक कर नीचे आ गिरा। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं ज़मीन पर गिर गई और मेरे पैरों में बहुत ज़ोर की चोट लगी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। दीपक भी मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ बढ़े, लेकिन उसी दौरान उन्हें भी गंभीर चोट लग गई। ऑफिस के कर्मचारियों ने तुरंत हमारी तरफ दौड़कर हमें संभाला और किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, किसी ने पुलिस को खबर दी। मैं दर्द से बुरी तरह परेशान थी। मेरे पैर जैसे मेरे शरीर का हिस्सा ही नहीं रहे थे। मैं उन्हें हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनमें कोई ताकत महसूस नहीं हो रही थी।
मैं बार बार दीपक का नाम लेकर उन्हें आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल थे। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। मेरे पैरों की चोट बहुत गंभीर थी और डॉक्टर ने साफ कहा कि मुझे लंबे समय तक इलाज और अब आराम की ज़रूरत होगी और शायद मैं पहले की तरह कभी ठीक से चल भी नहीं पाऊँ। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन उस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता दीपक को लेकर थी। मैं डॉक्टरों से बार बार उनके बारे में पूछ रही थी। तभी एक नर्स ने मुझे बताया कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं मन ही मन ऊपर वाले से बस यही मांग रही थी कि मेरे पैर चाहे कभी ठीक ना हो, लेकिन दीपक को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वही मेरा परिवार थे, वही इंसान थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे दोबारा खुश रहना सिखाया था। लेकिन शायद मेरी किस्मत में उस दिन कुछ और ही लिखा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर मेरे पास आए और उनके चेहरे को देखकर ही मुझे समझ आ गया कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे और मैं बस सामने की दीवार को देखती रही। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से कुछ घंटे पहले मैं बात कर रही थी, जो मुझे ऑफिस लेकर आया था, जो रास्ते भर मेरा ध्यान रख रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। मैं चाहकर भी अपने बिस्तर से उठकर उसके पास नहीं जा सकती थी। मेरे पैर चोट की वजह से बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे और यही बात मेरे दिल को और ज़्यादा तोड़ रही थी। मुझे लग रहा था कि ऊपर वाले ने एक ही दिन में मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ छीन ली थी। एक तरफ मेरे पति मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए थे और दूसरी तरफ मेरे दोनों पैर इतनी बुरी तरह से घायल हो चुके थे कि डॉक्टर भी ये नहीं कह पा रहे थे कि मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी या नहीं। कुछ दिन के बाद दीपक का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मैं अस्पताल के कमरे में अकेली पड़ी रह गई। उस समय मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने मैं अपना दर्द खुलकर बता सकूं। काव्या को जब उसके पति के जाने की खबर मिली तो वो भी बहुत रोई थी, लेकिन हमारे बीच कभी माँ बेटी जैसा रिश्ता बन ही नहीं पाया था। इसलिए वो कुछ समय मेरे पास रही और फिर अपने घर वापस चली गई। मैं उसे रोकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी भी उसकी अपनी जिम्मेदारियां थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी रोक दे। दीपक के जाने के बाद मैं कई दिनों तक ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पाई थी। जब भी आंखें बंद करती थी तो मुझे दीपक का चेहरा दिखाई देता था। मुझे याद आता था कि कैसे वो सुबह मेरे लिए चाय बनाकर लाते थे, कैसे मेरी दवाइयों का ध्यान रखते थे और कैसे हर बार कहते थे कि सरला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन अब वही आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। धीरे धीरे करके मेरा इलाज चलता रहा और मुझे अस्पताल से घर लाया गया, लेकिन घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर कमरे में मुझे दीपक की याद आती थी। उसकी कुर्सी खाली रहती थी, उसकी चीज़ें वैसी ही रखी रहती थी और मैं उन्हें देखकर रोने लगती थी। मेरे पैर अब भी काम नहीं करते थे और मुझे हर छोटे काम के लिए किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ती थी। जिस औरत ने पूरी जिंदगी अपने दम पर काम किया था, वही अब अपने कमरे से बाहर जाने के लिए भी किसी का सहारा ढूंढती थी। लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मैंने अपनी कंपनी के काम को दोबारा संभालने की कोशिश की। कर्मचारियों से फ़ोन पर बात करती थी, मैनेजर से रोज़ हिसाब लेती थी और धीरे धीरे करके काम को फिर से अपने हाथ में लेने लगी थी। काव्या की शादी की उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा। मुझे लगा कि कम से कम उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए और उसे वो परिवार मिल जाए जहाँ उसे प्यार और सम्मान मिले। मैंने उसकी शादी अच्छे घर में कर दी। शादी के दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर बेटी को विदा नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि बेटी की खुशी सबसे बड़ी चीज़ होती है। काव्या अपनी नई जिंदगी में चली गई और मैं उसे दूर जाते हुए देखती रही। मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद अब वो मुझे अपनी माँ समझेगी, शायद शादी के बाद उसे मेरी कमी महसूस होगी और वो मुझसे ज़्यादा बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद भी काव्या मुझसे बहुत कम बात करती थी। कभी कभी फ़ोन कर लेती और कभी कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आती। मैं उससे शिकायत नहीं करती, क्योंकि मैंने अब ये समझ लिया था कि हर रिश्ता हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता। कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं और कुछ लोग बिना खून का रिश्ता होते हुए भी जिंदगी भर साथ निभा जाते हैं। मुझे दीपक की बहुत याद आती थी और कभी कभी मैं उनकी तस्वीर के सामने बैठकर उनसे कहती थी कि आपने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया, लेकिन अब आप ही मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले गए। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं होने दूंगी।
मेरे पिता ने जो बिज़नेस मुझे दिया था और जिसे मैंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा बनाया था, उसे मैं किसी भी हालत में बंद नहीं होने दूँगी। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे हाथ और मेरा दिमाग अभी भी मेरे साथ था और मैं उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी दोबारा खड़ी करने की कोशिश करने लगी थी। मुझे तब नहीं पता था कि आगे मेरी ज़िंदगी में कौन आने वाला है और कौन मुझे फिर ये एहसास दिलाने वाला है कि परिवार सिर्फ़ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि परिवार वो होता है जो आपके सबसे मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़कर आपके साथ खड़ा रहे। और इसी बीच एक दिन हमारे घर में एक नई औरत मुझसे नौकरी मांगने के लिए आई थी। उसका नाम विशाली था। उसकी उम्र भी लगभग 30 से 33 के आसपास ही थी और उसने मुझे बताया कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक बेटी है जिसकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। उसने बहुत सादगी से मुझसे कहा कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है और अगर मैं उसे अपने घर में कोई काम दे दूं तो वो पूरी ईमानदारी से काम करेगी। उसकी बात सुनकर मुझे उसकी हालत अपने जैसी लगी, क्योंकि मैं भी ज़िंदगी में बहुत कुछ अकेले झेल चुकी थी। इसीलिए मैंने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए और उसे अपने घर में काम पर रख लिया। मैंने उसे कहा कि तुम घर के बाकी काम में मदद कर दिया करना और अगर मेरे आसपास रहकर मेरी थोड़ी मदद कर सको तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। उसने तुरंत हाँ कर दी और जिस दिन से वो हमारे घर आई थी उसी दिन से उसने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। वैसे हमारे घर में दूसरे नौकर भी थे जो घर के बाकी काम संभाल लेते थे, लेकिन विशाली खास तौर पर मेरे आसपास ही रहती थी। सुबह आते ही सबसे पहले मेरे कमरे में आती और पूछती कि मैडम, आज आपकी तबीयत कैसी है। फिर मेरे लिए नाश्ता लेकर आती, मुझे समय पर दवाई देती और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बिना दोबारा कहे वो काम कर देती थी। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मैंने उसे अभी कुछ दिन पहले ही काम पर रखा था, लेकिन वो इतनी जल्दी मेरे साथ घुल मिल गई थी कि धीरे धीरे मुझे भी उसकी आदत होने लगी थी। अगर किसी दिन मेरा मन उदास होता तो वो मेरे पास बैठ जाती और मुझसे बातें करने लगती थी। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताती थी और मैं भी उसे अपनी पुरानी बातें बताने लगी थी। मैं उसे अपने पिता के बारे में बताती कि कैसे उन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपना कारोबार शुरू किया था और कैसे मैंने उनकी मेहनत को आगे बढ़ाया। मैं उसे दीपक के बारे में भी बताती थी और ये भी बताती थी कि उसके जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी। विशाली मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी और कभी मुझे बीच में नहीं रोकती। वो बस यही कहती थी कि मैडम, आपने बहुत कुछ अकेले सहा है, लेकिन आपको अभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसकी बातें मुझे अच्छी लगती थी और धीरे धीरे करके मेरे मन में उसके लिए अपनापन आने लगा। मुझे लगने लगा था कि शायद ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी इंसान को भेजा जो मेरे अकेलेपन को थोड़ा कम कर सकती है। अगर मुझे ऑफिस जाना होता तो विशाली मेरी व्हीलचेयर लेकर मेरे पास आती और बहुत संभाल कर मुझे बाहर ले जाती, फिर गाड़ी तक पहुंचाती और ऑफिस में भी मेरे साथ रहती। मैं घर से ही ज़्यादातर कंपनी का काम संभालती थी, लेकिन कभी कोई ज़रूरी मीटिंग होती या कर्मचारियों के सामने बैठकर बात करनी होती तो मैं ऑफिस चली जाती थी और उन दिनों विशाली मेरे साथ रहती थी। वो पूरे रास्ते मेरा ध्यान रखती और ऑफिस पहुंचकर भी बार बार पूछती रहती कि कहीं मुझे थकान तो नहीं हो रही। मैं उससे कहती कि तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, लेकिन वो हंसकर कहती कि जब आप मुझे अपने घर का हिस्सा समझती हैं तो आपकी चिंता करना भी मेरा काम है। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर में इतने लोग होने के बावजूद मैं कई बार खुद को अकेला महसूस करती थी, लेकिन विशाली के आने के बाद ऐसा लगने लगा था कि कोई तो है जो मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को समझता है। शाम को जब मौसम अच्छा होता तो वो मुझे व्हीलचेयर पर बैठाकर घर के पास वाले पार्क में ले जाती। हम दोनों थोड़ी देर वहां बैठते और आसपास के लोगों को देखते हुए बातें करते। कभी वो अपने पुराने बचपन की बात करती, कभी अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंता बताती और कभी मैं उसे अपने पुराने दिनों की बातें सुनाती। धीरे धीरे हमारी बातचीत सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही थी, वो मेरे लिए एक अच्छी दोस्त जैसी बन गई थी। कई बार मैं उसे अपनी बेटी जैसा महसूस करने लगी थी और मुझे लगता था कि शायद मेरे जीवन में जो खालीपन रह गया वो धीरे धीरे भर रहा है। एक दिन पार्क में बैठी हुई मैंने उससे कहा कि विशाली, तुमने मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। अगर तुम ना होती तो मुझे ना जाने कितनी परेशानियां अकेले झेलनी पड़ती। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैडम, आपने भी तो मुझे काम दिया। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं अपनी बेटी को अच्छे से नहीं संभाल पाती। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि तुमने जो काम किया उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। वो कुछ देर चुप रही, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उस दिन मुझे उसके लिए और भी ज़्यादा अपनापन महसूस हुआ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान को मैं अपने अकेलेपन का सहारा समझ रही हूँ
उसी के साथ मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा राज जुड़ा हुआ है जो कुछ समय के बाद मेरे सामने आने वाला था। और जब वो सच मेरे सामने आता तो मेरी पूरी ज़िंदगी की कई पुरानी किताबें एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। उन दिनों मैं अपनी हालत की वजह से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए वैशाली ही मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। वो सुबह आती तो मुझे तैयार करवाती, मेरे बाल ठीक करती, दवा देती, खाना खिलाती, और अगर मैं ऑफिस के काम में व्यस्त होती तो बिना परेशान किए चुपचाप अपने काम करती रहती थी। कई बार मैं उसे देखती और सोचती कि आखिर कोई इंसान बिना किसी मतलब के इतना ध्यान कैसे रख सकता है। लेकिन फिर मैं अपने मन को समझा देती कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, और शायद वैशाली उन्हीं में से एक है। मुझे उसके साथ रहकर एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था। मैं अपनी पुरानी जिंदगी के दुखों को कुछ देर के लिए भूल जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वैशाली की मेरी जिंदगी में आने की वजह सिर्फ मेरी मदद करना नहीं थी। उसके दिल में कुछ ऐसा था जिसके बारे में अभी मुझे कुछ भी पता नहीं था, और आने वाले दिनों में मुझे उसी सच का सामना करना था जिसने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी को एक नया मोड़ देना था। और फिर एक दिन वैशाली मेरे पास बैठी हुई थी और हमेशा की तरह मेरा हालचाल पूछ रही थी, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर कुछ अलग ही परेशानी दिखाई दे रही थी। तभी उसने धीरे से कहा, दीदी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि हाँ बताओ, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो उसने कहा, दीदी, मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आप मुझे अपने घर से निकाल देंगी, लेकिन आज मैं आपके दिल का बोझ उतारना चाहती हूँ और आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम बिना डरे मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी, उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। तो वैशाली ने रोते हुए कहा, दीदी, आज आपकी जो हालत है और आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि मेरा हाथ है। उसकी बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ पल तक उसे देखती ही रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर क्या कह रही थी। तभी उसने बताया कि बहुत साल पहले उसके पिता मेरी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते थे। एक दिन कंपनी में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी और उस चोरी का इल्ज़ाम उन्हीं पर लगा दिया गया था। उन्हें सबके सामने बहुत बुरा कहा गया और नौकरी से भी निकाल दिया गया। उस समय उन्हें अपनी सफाई देने का मौका भी ठीक से नहीं मिला था, और इसी वजह से वैशाली के मन में मेरे परिवार के लिए बहुत गुस्सा भर गया था। उसे लगता था कि उसके पिता के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, और उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस बात को कभी नहीं भूलेगी और एक दिन इसका बदला ज़रूर लेगी। लेकिन समय बीतता गया और जब तक उसे असली सच का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसलिए उसके मन में जो भी गुस्सा था वो मेरे ऊपर आ गया। उसने कहा, दीदी, मैं नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे सही और गलत में फ़र्क ही दिखाई देना बंद हो गया। मुझे लगता था कि मेरे साथ जो हुआ उसका बदला लेना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जो कंपनी में काम करते थे और उन्हें पैसे देकर मशीन के साथ छेड़छाड़ करवाने की बात कही थी। मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी एक गलती से किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसी दिन जब आप और आपके पति कंपनी में राउंड लगा रहे थे, तभी मशीन का भारी हिस्सा नीचे आ गिरा था। आप उसकी चपेट में आ गई थी और आपके पैरों में इतनी गंभीर चोट आई कि आज आप चल फिर नहीं पाती, और आपके पति को आप हमेशा के लिए खो बैठी। वैशाली इतना बताते बताते बुरी तरह रोने लगी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो बार बार अपने हाथ जोड़कर मुझसे कह रही थी कि दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलत किया है। उस समय मुझे अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं था। मैं सिर्फ अपने गुस्से और नफरत में अंधी हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। कुछ समय पहले कुछ लोग मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई थी। उन्होंने बताया कि असल में चोरी किसी और ने की थी, और उस समय जिन लोगों ने गलत किया था उन्होंने ही सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल दिया था। तब मुझे समझ आया कि जिस बात को सच मानकर मैं इतने सालों से अपने अंदर गुस्सा लेकर घूम रही थी वो पूरी सच्चाई ही नहीं थी, और मैंने उसी गलतफहमी में आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वैशाली की ये बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत दर्द था, और मेरे मन में एक साथ हज़ारों सवाल उठ रहे थे कि जिस लड़की को मैंने अपने घर में जगह दी थी, जिस पर मैंने भरोसा किया था, जिस पर मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए निर्भर रहने लगी थी, वही मेरी इस हालत की वजह बनी थी। मैं उसे देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान अपने गुस्से में इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसने कहा, दीदी, मुझे पता है कि सिर्फ माफ़ी मांग लेने से आपका दर्द ख़त्म नहीं होगा,
और ना ही मैं वो सब वापस ला सकती हूँ जो आप खो चुकी हैं। मैं आपके पति को वापस नहीं ला सकती, मैं आपके पैरों को पहले जैसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी गलती से भागना भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि अब जो ज़िंदगी मेरे सामने बची है, उसमें मैं आपकी सेवा करूँ, आपकी मदद करूँ और हर दिन खुद को ये याद दिलाऊँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं आपकी गुनहगार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें, ताकि मैं अपने किए हुए गलत काम का पछतावा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से भी दिखा सकूं। मैं कुछ देर तक चुप रही। मेरे सामने मेरे पति की तस्वीर घूम रही थी। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब हम दोनों कंपनी में साथ गए थे। मुझे याद था कि मैं उनसे कितनी बातें कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। मुझे याद था कि अस्पताल में मैं उन्हें बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रही थी और फिर डॉक्टर ने आकर जो बात बताई थी, उसने मेरी पूरी दुनिया खाली कर दी थी। उसके बाद मैंने अपने पैरों को देखा था और समझ आया था कि अब मैं पहले की तरह कभी नहीं चल पाऊंगी। और उस दर्द के बीच काव्या की शादी, उसकी अपनी जिंदगी और मेरे अकेलेपन की सारी बातें मेरे सामने आने लगी थी। मैं बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाई। फिर मैंने वैशाली की तरफ देखा और कहा, वैशाली, तुमने जो किया वो बहुत गलत था, पर उसकी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरे पति मुझसे दूर हो गए और मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम सच बताने की हिम्मत करके मेरे सामने आई हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन मेरी माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो छोटा था या मैं उसे भूल गई। मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हारी नफ़रत अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे। मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हारी नफ़रत अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो वो और ज़्यादा रोने लगी और बोली, दीदी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जिस दिन से मैंने आपके साथ काम करना शुरू किया था, उसी दिन से मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि आप कितनी अच्छी इंसान हैं। लेकिन उस समय मेरे मन में इतना गुस्सा था कि मुझे आपकी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती थी। अब मुझे समझ आ गया कि किसी के साथ हुई पुरानी बात का बदला किसी दूसरे इंसान से लेना कितना गलत होता है। मैंने उससे कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो आगे से किसी के भी साथ नफरत में आकर कोई गलत काम मत करना और अपने मन में जो भी बात हो उसे समय रहते समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये गलत फैसला सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। वैशाली ने सर झुकाकर मेरी बात मानी और कहा, दीदी, मैं आपको वचन देती हूँ कि अब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उस दिन के बाद उसका मेरे साथ रिश्ता पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। पहले वो मेरे घर काम करने आती थी और मेरे आसपास रहती थी, लेकिन अब उसके अंदर मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सच्चा अपनापन था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे कमरे में आती, मेरा हालचाल पूछती, मुझे दवा देती, मेरे लिए नाश्ता बनाती और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बिना मेरे कहे उसे समझने की कोशिश करती। अगर कभी मेरा मन उदास होता तो वो मेरे पास बैठ जाती और मेरे पति की तस्वीर के सामने रखे फूल भी बदल देती। वो जानती थी कि मैं अपने पति को बहुत याद करती हूँ, इसीलिए वो कभी मुझे ये नहीं कहती थी कि आप दुखी मत होइए, बल्कि चुपचाप मेरे पास बैठती और मेरा हाथ पकड़कर मेरा साथ देती। कई बार वो मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर घर के बाहर पार्क तक ले जाती और हम दोनों वहाँ काफ़ी देर तक बैठते थे। मैं उसे अपने पुराने दिनों की बातें बताती थी और वो ध्यान से मेरी बातें सुनती थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना ज़रूर है, लेकिन मेरे अकेलेपन को पूरी तरह खाली नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद वैशाली ने मुझसे कहा, दीदी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपनी बेटी को भी कभी कभी आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। मैंने कहा, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है, उसे लेकर आओ। उसकी बेटी बहुत प्यारी और समझदार बच्ची थी। जब वो पहली बार मेरे पास आई तो बहुत चुपचाप बैठी रही, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो वो खुलकर बात करने लगी। मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में जाना तो पता चला कि वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। मैंने वैशाली से कहा कि तुम उसकी पढ़ाई की चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। वैशाली ने तुरंत कहा कि नहीं दीदी, मैं आपका और बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। मैंने कहा, तुम इसे बोझ मत समझो, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है और अगर मैं किसी बच्चे को आगे बढ़ने में मदद कर सकती हूँ तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। इसके बाद उसकी बेटी रोज़ मेरे पास आने लगी और धीरे धीरे वो भी मुझे बहुत पसंद करने लगी थी। वो मुझे आंटी कहकर बुलाती थी और मेरे साथ बैठकर पढ़ाई करती थी। कभी कभी मेरे पास बैठकर अपनी स्कूल की बातें बताती और मैं उसे देखकर खुश होती, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मेरे घर में किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उसके आने से घर का माहौल भी बदल गया था। जहाँ पहले शाम होते ही मुझे अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर अकेलापन महसूस होता था, वही अब घर में बातें होती थी, हंसी सुनाई देती थी और मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई अपना है। एक दिन मैंने विशाली से कहा
कि अगर तुम चाहो तो तुम और तुम्हारी बेटी यहीं पर मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि अब मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है और सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मुझे घर बहुत खाली लगता है। विशाली ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और मुझे हमेशा अपने किए हुए काम का बोझ लेकर ही जीना पड़ेगा, लेकिन आपने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि मुझे और मेरी बेटी को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। मैं उससे कुछ कह नहीं पाई, बस उसका हाथ पकड़ लिया और जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब हम अपनी आगे की जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं और शायद यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद वैशाली और उसकी बेटी मेरे घर में रहने लगी। घर में पहले से काम करने वाले लोग भी थे, लेकिन वैशाली मेरे आसपास ही रहती थी। वो मुझे ऑफिस के काम की जानकारी देती, मेरे ज़रूरी कागज़ संभालने में मदद करती और जब कभी मुझे कंपनी जाना होता तो मुझे व्हीलचेयर पर बैठाकर अपने साथ ले जाती। मैं आज भी अपना कारोबार घर से ही संभालती थी और मेरे मैनेजर और बाकी कर्मचारी रोज़ मुझे काम की जानकारी देते थे। लेकिन अब मुझे पहले जितना अकेलापन महसूस नहीं होता था। वैशाली की बेटी पढ़ाई करने के बाद मेरे पास आकर बैठती थी और कभी-कभी मुझे अपने स्कूल की छोटी-छोटी बातें बताती। मैं उसे सुनकर मुस्कुराती थी और मन ही मन सोचती थी कि अगर जिंदगी में वो हादसा ना हुआ होता तो शायद मैं इन रिश्तों से कभी नहीं मिलती। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती थी कि जिंदगी में जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता और हमें आगे की तरफ ही देखना चाहिए। कभी-कभी रात को मैं अपने पति की तस्वीर के सामने बैठती और उनसे अपने दिन की सारी बातें करती। मैं कहती कि देखिए, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास वैशाली है और उसकी बेटी है, मेरा बिजनेस है और आपसे जुड़ी आपकी सारी यादें हैं। मैं जानती थी कि मेरे पति कभी वापस नहीं आएंगे और मेरे पैर भी शायद पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ दुख के सहारे नहीं छोड़ दिया। मैंने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया और अपनी नई जिंदगी को अपनाना शुरू कर दिया। विशाली भी हर दिन अपने किए हुए काम को याद करती थी, लेकिन अब उसका पछतावा उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि उसे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने की ताकत देता। और उसकी बेटी के लिए भी मैंने हमेशा यही कहा कि तुम अपनी माँ की पुरानी गलतियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाना। तुम मेहनत करना, अच्छे लोगों के साथ रहना और किसी के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला मत करना। धीरे धीरे हमारे बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। विशाली मेरे लिए सिर्फ काम करने वाली नहीं रही थी और उसकी बेटी भी मेरे लिए सिर्फ किसी कर्मचारी की बेटी नहीं रही थी। वो दोनों की दोनों मेरे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी और मुझे लगता था कि जिंदगी ने मुझे एक बार बहुत बड़ा दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द के बाद उसने मुझे ऐसे दो रिश्ते दे दिए जिन्हें मैं अब खोना नहीं चाहती थी। मैंने अपने पति को खोया था, अपनी चलने की ताकत खोई थी, अपनी पुरानी जिंदगी खोई थी, लेकिन मैंने इंसानियत पर भरोसा करना नहीं खोया था। और शायद यही वजह थी कि मैं फिर से मुस्कुराना सीख पाई थी और अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी, लेकिन पहले से कम भी नहीं थी। क्योंकि अब मैं जानती थी कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते भरोसे से बनते हैं, साथ देने से बनते हैं और किसी के बुरे समय में उसके पास खड़े रहने से बनते हैं। और वैशाली ने अपनी गलती से ये बात समझ ली थी, जबकि मैंने अपने दर्द के बावजूद उसे माफ़ करके ये समझ लिया था कि किसी को माफ़ करना हमेशा उसके लिए नहीं होता, कभी कभी खुद को उस दर्द से बाहर निकालने के लिए भी होता है। और इसी सोच के साथ मैंने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया था और आगे बढ़ती रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।